हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है हम देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हाउस होल्ड्स होते हैं ना, यानी कि जो घर होते हैं, इनके पास कुछ सेविंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं हाउस होल्ड सेविंग्स। और कुछ होते हैं जैसे कि मान लो बिजनेस फर्म्स होती हैं, राइट। अब जो बिजनेस फर्म्स होती हैं, ठीक है, इन तक पैसा पहुंचाना होता है ना। तो जैसे यहां पे मान लो बिजनेस फर्म्स है, अब हाउस होल्ड सेविंग दो तरीके से होता है। एक तो बैंक्स होते हैं, उनमें पैसा रखते हैं, और एक फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा रखते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। दो जगहों पे अपने फंड्स डालते हैं। अब यहां पे तो डिपॉजिट करते हैं पैसा, और यहां पे जैसे कोई कंपनी का शेयर है, जो इश्यू यहां से होता है। अब क्या होगा, अगर कंपनी को लोन चाहिए तो वो यहां से लोन लेकर और यहां से शेयर्स इश्यू करके फंड्स उठा सकता है, लेकिन ओरिजिनली पैसा यहां से आएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं और जहां पे सिक्योरिटीज या एक्सचेंज होती हैं। ठीक है ना। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, ये जो फंक्शन होता है ओवरऑल, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल intermediation. What this process is known as financial intermediation, because if you see, banks and financial markets are competing intermediaries. यहां पे वर्ड देखते हैं जरा, क्या है ये दोनों, क्या है? These are competing intermediaries, यानी कि ये आपस में ही compete कर रहे हैं। That's why they are known as competing intermediaries. ठीक है, जब हमारी नॉलेज बढ़ती है फाइनेंशियल मार्केट की तो हम बैंक से ज्यादा यहां पैसा लगाने लगते हैं। बट जनरली हम देखेंगे बैंक्स में लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि उनकी उसको लेकर अवेयरनेस ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली कंपीटिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, वेयर द फंड्स और सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड्स गेट ट्रांसफर टू बिजनेस फर्म्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्लेटफॉर्म्स विच आर कंपीटिंग इंटरमीडियरीज, है ना, आपस में कंपीट कर रही है। This process is known as financial intermediation and the function is known as, इस function को हम बोलते हैं allocative function. Allocative function. बात वही है, बस जब process बोलेंगे तो financial intermediation और जब function बोलेंगे तो allocative function बोलेंगे, because we are allocating funds, household savings to the business firms via two platforms. एक में हम लोन लेकर ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे डिपॉजिट किया और यहाँ पे अपने शेयर्स बाय करे और शेयर्स इशू करके यहाँ तक पैसा चला गया। अब ये तो हमने देखा कि बेसिकली होता क्या है, और वो प्लेटफॉर्म जो सिक्योरिटीज को ट्रेड करने में हेल्प करता है, जो कि बेसिकली एक तरह का बायर और सेलर के बीच में लिंक बनता है, वो कहलाता है फाइनेंशियल मार्केट। तो ये आप नोट कर लें बेटा। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बेसिकली हम फाइनेंशियल मार्केट का ब्रेकअप देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को हम ब्रेकअप कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ऐसे। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इसका दूसरा नाम है न्यू इश्यू मार्केट। सबसे पहली बार सिक्योरिटीज यहां पर इश्यू होती हैं, न्यू इश्यू मार्केट इसका दूसरा नाम है, राइट। और इसका दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इनको सेबी कंट्रोल करती है, आप आगे जाके पढ़ोगे इसके बारे में। तो इसका दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इसका दूसरा नाम है न्यू इश्यू मार्केट। यहां पे ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो ट्रेड होती हैं, लेकिन यहां सबसे पहली बार सिक्योरिटीज इश्यू होती हैं। दोनों में ये अंतर है, ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ओके, अब हम डिफरेंसेस देखते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में। ठीक है,
पार्टिसिपेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट आउटले, ड्यूरेशन, लिक्विडिटी, ओके, सेफ्टी, ये बेसिस पॉइंट है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स देखते हैं। इसमें होता है आरबीआई, एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस। जो इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं अगर आप देखोगे दोनों में। कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ऑलमोस्ट सेम है। यहां भी वही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट वहां पे आपको जनरली से आरबीआई यहां पे अलग से मिलेगा एक मनी मार्केट के अंदर, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एनबीएफसी यहां पे अलग से आ रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली सभी पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहां पर बेसिकली कौन इश्यू करता है? यहाँ इश्यू करते हैं जो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन होती है, हाई क्रेडिट वर्दीनेस होती है। हाई क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है कि उनको कभी भी कुछ यानी कि कुछ सिक्योरिटी नहीं रखवानी है, कुछ कोलैटरल नहीं लेना है। उनकी जो बात है वही अपने आप में बहुत मैटर करती है। मार्केट में उनकी रेपुटेशन बहुत हाई होती है। अब आरबीआई से कौन पूछेगा, है ना। उसी तरीके से मान लो कोई एनबीएफसी है बहुत बड़ी, कोई बहुत बड़ा कमर्शियल फर्म है, वो कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है, तो उससे कोई नहीं पूछेगा, है ना, कि भाई तुम सिक्योरिटी दो पहले। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है टाइम बचाने के लिए, और मार्केट में रेपुटेशन इशूअर्स की बहुत हाई होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर छोटे बड़े प्लेयर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की रेपुटेशन बहुत हाई होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। अब हर कंपनी जो शेयर इशू करती है उसकी रेपुटेशन बहुत हाई तो नहीं होती है, ठीक है ना। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर है कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल फर्म्स, डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स आपको पता है कमर्शियल बैंक से कैसे फर्क होते हैं? ये लोन देते हैं लंबे समय के लिए विदाउट एक्सपेक्टिंग ये मिल जाएगा एकदम। डेवलपमेंट इनका पर्पस होता है ना। जैसे आईडीएफसी एक डेवलपमेंट बैंक है। कमर्शियल बैंक का एग्जांपल है एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो बॉडीज होती है जिनके पास बहुत नॉलेज होती है और जो फंडिंग करती हैं या इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, ठीक है। हेल्प भी करती हैं कंपनीज को शेयर इशू करने में, बहुत सारे फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस करती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बहुत नॉलेजेबल बॉडीज होती हैं जो कि फाइनेंस की फील्ड में होती हैं, और ये भी बड़ी बड़ी कंपनीज को उनके शेयर्स को पब्लिक तक ले जाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लेयर्स हो गए, पार्टिसिपेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, यहां पर है जैसे कि कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, call money, commercial paper, then we have treasury bills, then we have certificate of deposit, ठीक है। और एक होता है कमर्शियल बिल। उसी तरीके से यहां पर कैपिटल मार्केट में हम देख लेते हैं। ये आपने सुना होगा, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब इसके अंदर आ गए, ठीक है ना। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट आउटले, ज्यादा याद नहीं करना है, बस जितना लिखा रहा हूं उतना ही है, इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आउटले के अंदर क्या है, इसमें लार्ज होता है। अगर आप देखोगे अकेला कमर्शियल पेपर 50 लाख रुपीस का होता है, ठीक है ना। स्मॉल कैन बी स्मॉल, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल इट कैन बी हाई, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट,
जैसे मान लो कोई किसी कंपनी के शेयर है, वो 50 पैसे के हैं, आपने उसमें 100 शेयर लेना है तो कितने के आए, 50 रुपीज के, तो बहुत छोटा लेआउट है। लेकिन यहाँ पे तो ट्रेजरी बिल 25,000 से स्टार्ट हो रहा है, कमर्शियल पेपर 50 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो छोटा अमाउंट हो ही नहीं सकता। तो वहां पे कैन बी स्मॉल बट इट कैन ऑल्सो बी बिग। अब एमआरएफ का शेयर है वो बहुत ज्यादा महंगा आता है, ठीक है ना, लेकिन वहीं पर कुछ शेयर्स हैं थाउजेंड्स में आते हैं, कुछ रुपीज में आते हैं, पेनी स्टॉक्स जिन्हें कहते हैं, वो पैसे में भी आते हैं, और कुछ 50 रुपीज 100 रुपीज के भी आते हैं, तो छोटे से बड़ा हो सकता है। अब ड्यूरेशन क्या है, ऑलवेज लेस देन 1 ईयर, ये याद रखेंगे, इसकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सब की मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है। जैसे ट्रेजरी बिल की T91 T182 डेज इस तरीके से होती है, मल्टीपल ऑफ 91 में होती है। कॉल मनी की कैसे होती है, 15 डेज के अंदर, 1 डे भी होती है इसकी, फास्टेस्ट होती है कॉल मनी, ठीक है। ये बस हालांकि आपके कोर्स में नहीं, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये क्या होती है। लेस देन 1 ईयर, इसमें क्या है, कैन बी लॉन्गर ड्यूरेशन, आप चाहो तो आज शेयर खरीदो और 2 दिन बाद बेच दो, और नहीं रखना है तो 100 साल रख लो। टू मैनी ईयर्स, तो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है इसके अंदर। जब इन्वेस्टमेंट होता है तो 2 तरीके के उसके अंदर बनते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब हम शेयर को लंबे समय के लिए खरीदते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मोर देन 1 ईयर, और जब उसको 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में काउंट हो जाता है। लिक्विडिटी की बात करें, हाई लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिक्विडिटी क्या कंडीशन होती है, कन्वर्टिंग ऑफ एन एसेट इनटू कैश, और ये हाई लिक्विडिटी जो है ये तो है ही है, क्योंकि देखो जो एक तो शॉर्टर ड्यूरेशन है, दूसरा क्या है, इशुअर्स इतने ट्रस्टवर्दी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है DFHI, विच इज नोन एज डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जो ये एंश्योर करती है कि जितने भी एसेट्स हैं उनको कैश में कन्वर्ट करके ये ऑर्गेनाइजेशन देगी। कौन से वाले एसेट्स, ये वाले जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। सो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, लिक्विडिटी, और यहां पे लिक्विडिटी होती है, इट कैन बी हाई बट ड्यूरिंग the unavailability of buyers, it can even be low। जैसे मान लो कोई कंपनी का शेयर है, उसको कोई रेपुटेशन खराब हो गई और उसका एकदम क्रैश करने लगा प्राइस, तो वो क्या होगा, कोई खरीदेगा ही नहीं उसका शेयर। ऐसा भी हो सकता है आपको बायर मिले ही ना, आपने सेल तो खरीद तो लिया, बाय तो कर लिया, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि कोई बायर मिल जाए, आप सेलर हो, कोई आपको बायर ही नहीं मिल रहा है, ये भी पॉसिबल है। तो लिक्विडिटी इश्यूज इसमें हो सकते हैं। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन लाइक DFHI विच इज एंश्योरिंग कि आपको लिक्विडिटी दे दी जाएगी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वहां पे, ठीक है। अब आते हैं सेफ्टी हाई, सेफ्टी हाई है, कोई इशू नहीं है। एक तो जो इशूअर है, जो इशू कर रहे हैं, वो बहुत ट्रस्टवर्दी है, ड्यूरेशन विद इन 1 ईयर है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। यहां पर क्या है, कैन बी लो, हालांकि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज वन रेगुलेटरी बॉडी कॉल्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हर गारंटी रहती है हर ट्रांजैक्शन की। बट ऐसा कभी हो सकता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन में शेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, या ऐसा हो सकता है कंपनी डीलिस्ट हो जाए, कोई कुछ फ्रॉड कर दे, वो कुछ ऐसा कुछ कर दे जिसकी वजह से वो डीलिस्ट हो जाए, तब फिर उसके शेयर्स कोई नहीं खरीदता है, और यहीं पर सेफ्टी कंसर्न हो जाता है, बिकॉज इट इज फॉर मेनी ईयर्स, इट इज फॉर मेनी ईयर्स, कैन बी लो। और रिटर्न के साथ भी यही है, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर इसको हटा देते हैं सेफ्टी को, ठीक है, यहीं पर रिटर्न कर देता हूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला पॉइंट भी है, बाकी केस स्टडी को हम प्रॉब्लम ना है, 5 मार्क का रहेगा तो आप लिख लोगे, बट अगर केस स्टडी आती है तो उसके लिए भी आप फिर तैयार रहोगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसमें जो होता है ना फिक्स्ड होता है ऑलमोस्ट, तो लो माना जाएगा। यहां पर कैन बी हाई, कैन बी हाई, कैन बी लो, भाई एक्सपेक्ट तो हम हाई करेंगे ना, तो कैन बी हाई
और लो हो ही सकता है। अगर अगर ऐसा है ना, यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है, जब रिस्क हाई होती है तो रिटर्न हाई होता है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन भी ज्यादा है। कभी कभी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो वो 2 रुपए के स्टार्ट हुए और 2000 रुपए के हो जाते हैं, है ना, 5000 रुपए के हो जाते हैं 20 साल के अंदर, तो रिटर्न तो मल्टीपल टाइम्स हो गया ना, 1000 टाइम्स हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सारे स्टॉक्स तो ऐसे नहीं होते, बहुत सारी कंपनीज बंद भी हो जाती हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी हाई। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो गया, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विच इज प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। तो सबसे पहले देखते हैं हम ज्योग्राफिकल पोजीशन। प्राइमरी मार्केट की देयर इज नो ज्योग्राफिकल पोजीशन एज सच, इनका कोई ज्योग्राफिकल पोजीशन नहीं होता है, कोई बिल्डिंग नहीं होती है। यहां पर होती है, यस दे हैव अ ज्योग्राफिकल पोजीशन, इट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पर कि सारे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म तो देखो है ही है ना, आजकल 99% डिजिटल ही हो रहा है। तो ज्योग्राफिकल पोजीशन ये हो गया। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अगर हम देखें, इशूअर टू बायर, होता क्या है, जो कंपनी इशू करती है, उस एक कंपनी है उसने पहली बार इशू करा, न्यू इशू मार्केट, तो वो इशू कर रही है और बायर उसको खरीद रहे हैं, तो इशूअर टू बायर हो रहा है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है, बायर टू बायर, है ना, बोथ सेलर एंड बायर एग्जिस्ट हियर। तो बायर है वो, समझ रहे हो ना, वो दूसरे बायर को, फर्स्ट बायर टू सेकंड बायर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक। यहां पे फर्स्ट टाइम जो इश्यू होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन, यहां पर जो प्राइस है, प्राइस डिटर्मिनेशन यहां पर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो भी इशूअर है उसका मैनेजमेंट वो डिसाइड करेगा। और यहां पर क्या होगा, मार्केट फोर्सेस, ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिस कंपनी के शेयर की जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा वो ऊपर चढ़ेगा और अपने आप डिसाइड होता चला जाएगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप देखो ना बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन इसके अंदर प्राइमरी मार्केट के अंदर कैसी हो गई, डायरेक्ट। मेरे को सपोज 1000 करोड़ रुपीज उठाने हैं, अब मेरा एक शेयर सपोज 100 रुपए का है, तो मैं उसी रेशियो में क्या कहते हैं, शेयर्स उठा दूंगा, समझ रहे हो ना आप। और ये जो है मैं 10 करोड़ शेयर इशू कर दूंगा और 100 रुपीज का एक शेयर रख दूंगा सपोज, या 10 रुपीज का शेयर रख दूंगा, 100 करोड़ शेयर इशू कर दूंगा। अब मेरे को पता है कि इतने में इतना हो जाएगा, बस एक थोड़ा सा एक अपर बैंड लोअर बैंड होता है उसके अंदर, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है कि हमें कितना पैसा उठाना है, हम उतना इशू कर देते हैं, लोग खरीद लेते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है। तो ये कहलाता है डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट होता है, एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बन जाती है, स्टॉक मार्केट पे उसका शेयर आने लग जाता है, लिस्टिंग हो जाती है, उस वक्त इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, हायर द डिमांड हायर द प्राइस विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो डायरेक्ट है इसमें, इसमें बच्चों कैसी है, इनडायरेक्ट। ठीक है ना। अब देखो सेलर्स और बायर्स भी देख लेते हैं। यहां पर, यहां पे सिर्फ ओनली बायर्स, बोथ सेलर्स एंड बायर्स, ये पॉइंट एक जैसे है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, टाइटल में फर्क है। बोथ सेलर्स एंड बायर्स, यहां पे दोनों मिलते हैं,
ठीक है, तो ये एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। अभी तक हमने क्या करा है, हमने ब्रेकअप देख लिया है कैपिटल मार्केट का ओवरऑल, और उसके बाद हमने फाइनेंशियल मार्केट का, उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे हैं मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, और हमने डिफरेंसेस देखे हैं सेकेंडरी मार्केट वर्सेस प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट वर्सेस प्राइमरी मार्केट। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसमें हम 4 फंक्शंस करेंगे। पहला है चैनलाइजिंग ऑफ हाउसहोल्ड सेविंग्स टू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। प्राइस डिस्कवरी, reducing cost of transaction, providing liquidity, फाइनेंशियल एसेट्स। पहली चीज क्या है, जो आपकी हाउस होल्ड सेविंग्स है उनसे पैसा जा रहा है, और पैसा कहां पहुंच रहा है, पैसा पहुंच रहा है कंपनीज के अंदर, राइट। तो आपके पास में बीच में एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब आप खुद सोचो, आपने कहीं पैसा लगाया, क्या ये पॉसिबल है कि वो 1 रुपी 500 रुपीज बन जाए? नहीं पॉसिबल है। वो तब बनेगा जब हम उसे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। वो तब बनेगा जब हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वहां से रिटर्न आएगा। तो बेसिकली आप बन जाते हो बिजनेस पार्टनर, आप बन जाते हो बिजनेस पार्टनर, आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने लगते हो। थोड़ी देर पहले हमने जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन वाला प्रोसेस देखा, हमने जो एलोकेटिव फंक्शन देखा, वो बेसिकली यही बताता है। तो जब हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट्स होते हैं, जब हमारे कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट का कल्चर होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। तो बच्चों चैनलाइजिंग ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स टू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में आपका पैसा लग जाता है, और तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज अ प्लेटफॉर्म, राइट। दूसरी चीज प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी कैसे होगा बेटा? देखो, एक डिमांड है, एक सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस है मार्केट में। अब आप देखो, किसी चीज की जब डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। दिस इज फैसिलिटेशन ऑफ प्राइस डिस्कवरी, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। इसमें हमने कुछ किया नहीं है ना। मार्केट में, आप मंडी में कोई सब्जी मंडी में चीज खरीदने जाते हो तो क्या होता है, अगर प्याज की डिमांड ज्यादा होती है, प्याज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं कि भाई प्राइस क्या होगा, ठीक है। आप नहीं कर रहे हो, लेकिन न्यू इश्यू मार्केट में क्या हो रहा था, वहां पे जब हमने देखा था प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी डिसाइड कर रही थी। बट फाइनेंशियल मार्केट है ये, फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी इसका एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट फोर्सेस। तो रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? देखो, जब हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होता है तो वहां पे बायर और सेलर मीट करते हैं। जब बायर और सेलर्स मीट करते हैं तो वहां पे जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। जब एफर्ट्स कम हो जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपने आप कम हो जाता है, ठीक है ना। हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी बेचने जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, क्योंकि बायर और सेलर मीट करते हैं। एफर्ट्स कम होने का मतलब क्या है कि आपके जो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स है वो नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ कॉस्ट है वो नहीं होगा। कंसर्न पीपल विल मीट एट दैट dedicated required platform, and that is why it leads to reducing cost of transaction. The last is providing liquidity to financial assets. Liquidity to financial assets क्या होता है कि आप मान लो, एक चीज सोचो, आपके पास एक फाइनेंशियल एसेट है, कोई सिक्योरिटी है, आपके पास कोई शेयर्स है, वो आप कैसे बेचोगे? उनको आप कैश में कन्वर्ट कैसे करोगे? उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म आपको कौन देगा? स्टॉक मार्केट देगा, फाइनेंशियल मार्केट देगा। सो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। नहीं तो कोई अपने शेयर्स बेच के दिखा दे, है ना। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये 4 हो गए इसके अंदर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। क्लियर है? ओके। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इसके जैसा है, इसी का भाई है, मैं कह सकता हूं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इसको जरा देखते हैं। ये क्या है? पहली चीज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उन्हीं को तो कर रही है ना, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है, नई वाली को तो नहीं कर रही है, इसलिए वर्ड ये ध्यान से देखो जरा। प्राइस डिस्कवरी, सेम चीज, ठीक है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि दो टॉपिक एक जैसे हैं। आप देख रहे हो चैप्टर का अच्छा खासा पार्ट कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सेकेंडरी मार्केट, देयर वी टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन। जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने फाइनेंशियल मार्केट लिया, यानी कि यहाँ पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, कैपिटल सबको ले रहे हैं, हम मनी मार्केट सबको ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। ये एक डिफरेंस है इसमें, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, provides limited scope for speculation, okay, promotes equity cult, अब जरा सुनो, पहली चीज क्या है, जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करी, आपने उनका मार्केट दिया, अब वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, और किन को? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। प्राइस डिस्कवरी के अंदर क्या चीज है? बायर से मिले सेलर्स एक जगह पे, ठीक है, डिमांड सप्लाई हुई, और डिमांड सप्लाई ने डिसाइड किया कि आखिर प्राइस कितना होगा, ठीक है ना। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? देयर इज सेबी, सेबी इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, इट एक्ट्स एज वॉच डॉग। वॉच डॉग मतलब ये विजिलेंस रखती है छोटे से छोटे ट्रांजैक्शंस के ऊपर। हर ट्रांजैक्शन का एक नंबर होता है ना, एक यूनिक कोड होता है, यूनिक कॉन्ट्रैक्ट कोड होता है, जहां पर फर्दर डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो देयर इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। प्लेजिंग भी बोलते हैं इसको कि यस इट टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? वही हमने जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में पढ़ा, यू पुट योर मनी इनटू सम कंपनी, दैट कंपनी डिलीवर्स यू गुड रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट हाउ डज इट हैपन? आपका जो हाउस होल्ड सेविंग है वो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लग जाती है। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल अबाउट। देन कम्स प्रोवाइड्स लिमिटेड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। देखो बेटा, एक होता है बायर, एक होता है सेलर, लेकिन जो एक्चुअल यूजर होता है, बायर एक्चुअल यूजर होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि ठीक है आज हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और हम 20 इयर्स तक इसमें इन्वेस्ट करेंगे, 10 इयर्स तक करेंगे, 5 इयर्स तक करेंगे। ये होते हैं बायर्स या इन्वेस्टर्स। बट देर आर ऑल्सो स्पेकुलेटर्स लाइक इंट्राडे, और इन अ वीक्स टाइम व्हाट दे डू, दे सेल, जिन्हें स्विंग ट्रेडर्स कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये प्राइस को स्पेकुलेट करते हैं कि 100 रुपए का शेयर है 110 का हो जाएंगे, बेच के हम लोग निकल जाएंगे। इनको कंपनी से ऐसे लेना देना नहीं है कि ये 100 रुपए का शेयर एकदम 10,000 का होगा, इतना वेट नहीं करते हैं लोग। तो ये स्पेकुलेशन करते हैं, ये बेसिकली एक मसाला ऐड करते हैं स्टॉक मार्केट कल्चर में, और इसी वजह से मेनी पीपल दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट बिकॉज दे वांट टू मेक इजी एंड क्विक मनी। तो स्पेकुलेशन विद इन लिमिट्स इज हेल्दी, बट इफ इट गोज बियॉन्ड लिमिट इट बिकम्स समथिंग लाइक दैट ऑफ अ स्कैम, और वो बहुत ज्यादा फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए वर्ड यूज किया है लिमिटेड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, और उसको ध्यान कौन रखती है? सेबी। अगर स्पेकुलेशन नहीं होगी तो स्टॉक मार्केट की तरफ लोग आएंगे ही नहीं, अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई किसी तरीके का करप्शन हो जाए या स्कैम हो जाए। तो इसलिए लिमिटेड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। फिर आता है प्रमोट्स इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट क्या होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है, जैसे कि
कंसर्न इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराता है पब्लिक को, पीरियोडिकल्स के थ्रू रिसर्च होती है, कोई अगर रिसर्च के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है वो छापी जाती है, वो न्यूज चैनल्स के थ्रू आती है बाहर, तो लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन बनती है। धीरे धीरे क्या होता है वो इक्विटी कल्ट बढ़ने लगता है। जैसे अगर एक बार मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि न्यूयॉर्क के अंदर 80% पीपल आर इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग, बट इंडिया में इट इज अराउंड अबाउट टोटल पॉपुलेशन का 8 to 9%। तो इसका मतलब क्या, इक्विटी कल्ट जब बढ़ेगा तो ये परसेंटेज अपने आप बढ़ेगा। अब धीरे धीरे बढ़ भी रही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। जैसे कोरोना के टाइम में लोग एकदम बहुत सारे कोरोना इन्वेस्टर्स पैदा हो गए थे, वो एकदम आ गए थे स्टॉक मार्केट में, ऐसा कहा जाता था। तो उस टाइम पे इक्विटी कल्ट थोड़ी फैल रही थी और ज्यादा तेजी से, और उसके बाद भी थोड़ी फैली है, बट पहले लोगों को ज्यादा इतना मालूम होता नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में। तो इसके पीछे क्या है कि कल्ट मतलब ट्रेंड, इसको बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट एफर्ट्स भी करता है और इस तरीके से बढ़ता भी है। अब इसको जरा आप पूरे टॉपिक को देखना, एक बार ढंग से समझने की कोशिश करना। बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आया नहीं है लेकिन आ गया तो बहुत बच्चों को परेशान करेगा, वो है वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट। ठीक है, और इसमें केस स्टडी भी आ सकती है, इसको समझने की जरूरत है ये बहुत हद तक ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज जैसा ही। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसका सीक्वेंस ऐसा है कि याद करने में थोड़ा टफ हो जाता है। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है, यहां पे मैंने एक छोटी सी स्टोरी बना दी है इसके लिए। इडली डोसा रिक्वेस्ट पब्लिक सेल्स डेली पेज T+2। ठीक है ना, इडली डोसा की रिक्वेस्ट करी पब्लिक से, डेली बेच रहे हैं और पे क्या करते हैं T+2। छोटा सा एक ऐसी सीक्वेंस है। पहला देखते हैं इडली से क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इडली से क्या बन गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या इंडिविजुअल होता है विच इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यू एंड द डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी वो होती है जहां पे जैसे एक आधार कार्ड का डिजिटल बैंक है ना, सारे आधार कार्ड वहां पे रिजर्वोयर में रखे जाते हैं डिजिटली, उसी तरीके से जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनके लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक CDSL एक NSDL। CDSL और NSDL, और इन दो ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज है उनका रिजर्वोयर रखा जाता है डिजिटल। अब जो DP होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, वो रजिस्टर्ड होता है। जनरली DP और ब्रोकर एक ही होते हैं, जनरली DP और ब्रोकर एक ही होते हैं और उससे काम आसान हो जाता है। ठीक है, जो आपको ब्रोकर होगा वही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी होगा और वो आपको उस डिपॉजिटरी में से सिक्योरिटीज निकाल के दे देगा। अब होता कैसे है इसको जरा समझते हैं। पहली चीज क्या है, इडली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो आपने एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चूज कर लिया जो आपको सिक्योरिटीज आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करके देगा। डोसा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी, फोटो। अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा, वो आप पहले भी पढ़ चुके हो ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज में, तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, राइट। देन रिक्वेस्ट फॉर डीमैटेरियलाइजेशन। अब ये जो लाइन एकदम से आई है बेसिकली कौन सी वाली है मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो आपके पास पुराने कुछ शेयर्स पड़े हैं आपके दादाजी के टाइम के, और आप चाहते हो कि शेयर्स म्यूटिलेट ना हो जाए, उनकी चोरी ना हो जाए, कहीं वो खराब ना हो जाए, उनमें क्रैक्स ना आ जाए, या कभी कभी होता है वो ऑल किसी तरीके से उनमें कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है ना, वियर एंड टियर। आप उस चीज को ओवरकम करने के लिए उसका डीमैटेरियलाइजेशन करा लेते हो। अब वो डिजिटल फॉर्मेट में चला जाएगा और ट्रेड होगा नॉर्मली। तो अब यहां पर क्या है, इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है कि ये मेरे शेयर से ना आप डीमैटेरियलाइज कर दो। इसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर डीमैटेरियलाइजेशन। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 99% सिक्योरिटीज अभी डीमैट फॉर्म में ही ट्रांजैक्ट हो रही है, ठीक है ना, हार्ड कॉपी फॉर्म में 1% के करीब ही हो रही है, ठीक है ना। अब पहले तो ऐसे ही होता था, जब तक डिजिटल फॉर्मेट आया नहीं था तब तक तो सब हार्ड कॉपी में ही होता था। तो पब्लिक के साथ क्या है, पब्लिक ऑफर इन केस ऑफ डिटेल्स ऑफ डीमैट एंड डीपी टू बी प्रोवाइडेड। अब देखो पब्लिक ऑफर के में क्या है, पब्लिक ऑफर क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है और आप उसके लिए चाहते हो अप्लाई करना, IPO टाइप का होता है ना, उसे कहते हैं पब्लिक ऑफर। तो आप क्या करोगे, आपने डीमैट अकाउंट के डिटेल्स दोगे और अपने DP के भी डिटेल्स दोगे ताकि आपके DP के थ्रू आपके डीमैट अकाउंट में आ जाए, यही सब होगा ना। तो उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने तो नॉर्मल रखा, आइडेंटिफिकेशन करा या डॉक्यूमेंटेशन करा। अगर हमें डीमैटेरियलाइजेशन करनी है उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया, फिर पब्लिक ऑफर जब आया तो उसके केस में हमने अपने डीमैट और DP के डिटेल्स दे दिए। बहुत ईजी है, अगर ध्यान से देखो, बस ये थोड़े स्टेप्स सीक्वेंस में उस तरीके से एक रेगुलर सीक्वेंस में नहीं आते, ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर सेल्स का क्या है, सेलिंग द शेयर्स। अब आपने अपने DP से बोला अगर आपको शेयर सेल करना है, यहाँ पे तीन अलग चीजें हैं। वहां रिक्वेस्ट हो रही है डीमैटेरियलाइजेशन की,
यहां पे आप पब्लिक ऑफर के केस में अपने डिटेल्स दे रहे हो, कौन कौन से डिटेल्स, डीमैट अकाउंट एज वेल एज द डिटेल्स ऑफ द डीपी। यहां पर आप अपने शेयर्स को सेल कर रहे हो, तो तीनों चीजें बेसिकली अलग नेचर की हैं अगर ध्यान से देखा जाए, और यहीं पे कंफ्यूजन थोड़ा पैदा भी होता है। आपने क्या करा, अपने शेयर्स बेचने हैं तो आपने अपने डीपी से बोलना है, डीपी और ऑलवेज रिमेंबर डीपी एंड ब्रोकर एक ही बंदा है, वो डीपी का सर्टिफिकेशन लेके भी बैठा है, वो ब्रोकर की स्टॉक मार्केट का मेंबर बन के भी बैठा है। अब वही इंसान क्या करेगा, आपके डीमैट अकाउंट से, यानी कि एज द रोल ऑफ अ डीपी, वो डेबिट कर देगा शेयर्स को, है ना, क्योंकि डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होते हैं और डीमैट अकाउंट से शेयर्स डेबिट होते हैं, पैसा नहीं होता उसमें, शेयर्स होते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। अब क्या है, डेली से क्या है बच्चों, डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब ध्यान से जरा देखो, ये जो आपने शेयर्स डेबिट करे, ये कहां पहुंच गए, स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गए ना, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। पेमेंट फॉर द शेयर टू द कंसर्न पर्सन बाय द ब्रोकर। अब वही जो डीपी है, जो ब्रोकर का भी काम कर रहा है, ये आपके एक तरीके से मैनेज करता है, सारे आपके अकाउंट को मैनेज करता है, आपको समय पे इन्फॉर्म करता है, आपको मार्जिन देता है, आपको पैसे में हेल्प करता है, पेनल्टी आती है तो पेनल्टी से पहले आपको इन्फॉर्म करता है, समझ रहे हो ना, ब्रोकर का एक मैनेजर वाला रोल होता है। ये ब्रोकर आपको अब पे कर देगा कि भाई तुम्हारे शेयर्स बिक गए, अब ये पेमेंट हो गया, तो यहां पे ब्रोकर का रोल आ गया। यहां तक डीपी का रोल चल रहा था, यहां ब्रोकर का रोल, बस यहीं पे कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझ रहे हो ना, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन टू बी डन अंडर, दिस इज नॉट एट ऑल अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। जो भी हो रहा है सब T+2 में हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये कोई प्रोसेस का पार्ट भी नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये तीनों अलग अलग चीजें, यहाँ रिक्वेस्ट हो रही है डीमैट की, यहाँ पे पब्लिक ऑफर के केस में बताया जा रहा है, यहाँ पे शेयर्स को आप सेल कर रहे हो, और उस केस में आप अपने डीपी से कह रहे हो डेबिट द अकाउंट, यहाँ पे शेयर्स डिलीवर हो रहे हैं। इसके बाद ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों कंटिन्यूटी में है, और उसके बाद ये कंटिन्यूटी में है, ये तीन कंटिन्यूटी में है, ये दो कंटिन्यूटी में है। ध्यान से नोट करना, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। यहां से फिर ये कंटिन्यूटी में इसके साथ चला जाता है, और यहाँ पे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स रियली फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रैम एंड लर्न। लेकिन अब आपको मैंने स्टेप वाइज बता दिया है ना, और यहाँ पे स्टोरी भी आपके पास एडिशनली है हेल्प के लिए। ओके बच्चों, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो पहला स्टेप इसका होता है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। आपने ब्रोकर को सिलेक्ट किया। ब्रोकर कौन होता है, एक होता है सब ब्रोकर, एक होता है ब्रोकर। ब्रोकर जैसे हो गया बड़ी बड़ी फर्म्स है, जीरोधा है, मोतीलाल ओसवाल है, ये ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। आपने इनको, इनमें से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए ब्रोकर, सबसे पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी सेबी रजिस्टर्ड। ऐसे ही किसी को हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। दूसरी चीज क्या है, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। फिर आपने क्या करा, एक डीमैट अकाउंट खुलवाया। उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे कि अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, ये याद रखेंगे, पैन कार्ड हो गया, ठीक है ना, आधार कार्ड डिटेल्स हो गई, आजकल उससे काम हो जाता है, 2 फोटोज, वो सारी चीजें जो होती हैं, बैंक डिटेल्स, क्रॉस चेक होता है वो देना पड़ता है, ये सब दे दिया आपने, एड्रेस वगैरह, ठीक है ना, अपने बारे में सब डिटेल्स दे दी, सेल्फ डिटेल्स आ गई इसमें सारी की सारी। उसके आपका फिर एक डीमैट अकाउंट उसने खोल दिया। प्लेसिंग द ऑर्डर, अब आपने एक ऑर्डर प्लेस किया। प्लेसिंग द ऑर्डर के अंदर ध्यान रखेंगे अबाउट प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म। एक प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म भरा जाता है। अब प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म कैसे होता है, जैसे मान लो नंबर, टाइप एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, इसकी डिटेल होती है, ठीक है ना। जैसे आपको ए कंपनी के 10 शेयर चाहिए जिनका प्राइस 50 × 10 हो गया, फिर आपको बी कंपनी के जिनका आपको 50 शेयर चाहिए, हर एक का प्राइस सपोज 2500 तो आपने ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से एक फिर टोटल करके वो बता देता है, तो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म। देन कम्स फोर्थ, कनेक्टिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर आपने क्या करा, आपका जो ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा और पता लगाएगा टर्मिनल से, ब्रोकर टर्मिनल से पता लगाएगा कि आपका जो शेयर आपने ऑर्डर किया है क्या वो अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेगा। इसके बाद क्या करेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर।
जब ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पे हमारे पास आती है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। अब इसके बाद क्या होता है, जब ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप आ जाती है और यहां ही मिलता है हमको यूनिक ऑर्डर कोड, यूनिक ऑर्डर कोड फॉर फर्दर रेफरेंसेस, एक नंबर होता है वो हमको मिल जाता है और ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप हमें दे दी जाती है। तो अब ना तो आप अपने ऑर्डर से पीछे हट सकते हो ना वो अपने ऑर्डर से पीछे हट सकता है, आप दोनों को ऑर्डर फुलफिल करना है। फिर क्या होता है, 24 आवर्स का पीरियड स्पेंड होता है। 24 आवर्स जब बीत जाते हैं देन दिस हैपेंस, इशूइंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट नोट का होता है यूनिक कॉन्ट्रैक्ट कोड। ठीक है, 24 आवर्स के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है और उसका एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट कोड होता है। इस यूनिक कॉन्ट्रैक्ट कोड से हम फर्दर कोई भी अगर डिस्प्यूट है उसको सेटल कर सकते हैं। इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स आएंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप देख लेंगे। सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग द ऑर्डर, वेयर प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म इस तरीके से होगा उसका फॉर्मेट, देन कनेक्टिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज, देन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, यूनिक ऑर्डर कोड आता है, फिर 24 आवर्स, ये याद रखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है ये। 24 आवर्स के बाद यूनिक कॉन्ट्रैक्ट कोड आएगा, इशूइंग द कॉन्ट्रैक्ट कोड, इशूइंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। अब ट्रेड हो चुका है, अब डील हो चुकी है। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट 4 रिमेनिंग स्टेप्स। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 6 मार्कर के लिए हमें लिखना कैसे है। 10 स्टेप्स करने जरूरी क्यों है, क्योंकि केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई स्टेप आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 7th क्या है, इसको हम बोलते हैं पे इन डे, इसको हम बोलते हैं पे आउट डे। इसके अंदर क्या होता है, डिलीवरी होती है हमारी तरफ से, हम अपने ब्रोकर को देते हैं या तो कैश देते हैं या शेयर्स देते हैं। अगर तो हमें शेयर्स खरीदने हैं तो हम कैश देंगे, अगर हमें शेयर्स बेचने हैं तो हम शेयर्स देंगे। बीच में होता है T+2 सेटलमेंट, जिसको हम बोलते हैं T+2 रोलिंग सेटलमेंट। ये 2 दिन का होता है, टुडे +2 करके होता है। इसमें से भी अपना टाइम लेते हैं, आपका पूरा प्रोसीजर रन होता है, 2 दिन का टाइम लेते हैं और ब्रोकर आपको पहले करके दे देता है, बट बुक में ऐसे दे रखा है टुडे याद रखना है आपको। तो T+2 रोलिंग सेटलमेंट। ठीक है, ये 48 आवर्स चलता है, इसमें एक वो है। आफ्टर दिस देखो इसका क्या होगा, जब आपने शेयर्स कैश डिलीवर किया आपको मिलेगा, आपको अब मिलेगा शेयर्स इसके बदले, और जब आपने शेयर्स दिए उसके बदले आपको मिलेगा कैश। ठीक है, पे इन डे पे आउट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर 24 आवर्स का पीरियड स्पेंड होगा, 24 आवर्स के बाद डिलीवरी ऑफ, ये जो डिलीवरी ऑफ शेयर्स है ना, डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। अब आपके पास यहां पे डीमैट फॉर्म में ये आ जाएगी। ठीक है, अब आपके डीमैट अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। देखो बेटा, आपने शेयर्स खरीदे तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और इधर आपका डीमैट अकाउंट क्रेडिट हुआ। बैंक अकाउंट में पैसे डेबिट क्रेडिट होते हैं, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट और डेबिट होते हैं। ठीक है, उस तरह से अगर आपने शेयर्स खरीदे तो आपके उसमें क्रेडिट होंगे शेयर्स और आपका जो है वो डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट, ऑपोजिट होता है। और ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा 10 स्टेप प्रोसेस। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सपोज एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, या 5 मार्क का आता है, तो 10 स्टेप्स हम कैसे लिखेंगे, आप पॉइंट्स को जोड़ देंगे। लाइक इफ यू गो टू दीज 5 पॉइंट्स, यू कैन क्लब देम। ये 2 जोड़ दिया आपने, फिर आपने ये 2 जोड़ दिए, 3 भी जोड़े जा सकते हैं, एक जैसे नेचर के हैं, इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं हम। और अगर सिर्फ वो कहता है कि स्टार्टिंग के स्टेप्स लिख दो तो आप स्टार्टिंग के लिख देना, और फिर आप बच्चों वालों को भी, ये जो बाकी के हैं इनको भी आप क्लब कर सकते हो अकॉर्डिंगली। आप उसको टोटल 6 स्टेप्स बना सकते हो, 6 मार्कर है, 5 स्टेप्स बना सकते हो अगर 5 मार्कर है। दिस इज हाउ यू शुड एक्चुअली अटेम्प्ट इट, बट यू शुड डेफिनेटली लर्न ऑल दीज 10 स्टेप्स, बिकॉज केस स्टडीज में इफ दे आस्क यू स्पेसिफिक स्टेप
you can tell them. And one more important thing, it is a process. प्रोसेस और प्रोसीजर में कभी भी हमें सीक्वेंस ऑल्टर नहीं करना है, जो सीक्वेंस चल रहा है वही सीक्वेंस बताना है। ये नहीं कि 9 स्टेप 7 पे आ गया 7 9 पे, नेवर इन नेवर। कभी भी बिजनेस स्टडीज के अंदर चाहे प्लानिंग प्रोसेस हो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, स्टाफिंग प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसमें आपने सीक्वेंस को ऑल्टर नहीं करना है। हाँ, लिमिटेशंस पूछी है, इंपॉर्टेंस पूछी है, डजंट मैटर, सीक्वेंस डजंट मैटर, लेकिन प्रोसेस में कभी भी सीक्वेंस को ऑल्टर नहीं करना है, नहीं तो यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स, ये पक्की बात है। ठीक है, प्रोसेस का मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेंगे। अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, एमसीक्यू में यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, वी डोंट वांट टू लूज 1 मार्क, 1992। अगर वो कहता है कब एस्टैब्लिश हुआ तो आंसर विल बी 1992। बाय सेबी एक्ट इट वाज फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये बेसिकली एक स्पेशल एक्ट से बना है। और सेबी का जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये भी 1 मार्कर में आ सकता है, बहुत इजी होगा हालांकि। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में। तो ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। आरबीआई के भी वही है और सेबी के भी वही है, मुंबई। इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है और सबसे पुराना बीएससी है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एनएससी सबसे बड़ा है और बीएससी सबसे पुराना है। तो अराउंड 20 to 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिनका सेबी काम करता है वॉच डॉग का काम। वॉच डॉग, ये जरा वर्ड याद रखना, वॉच डॉग आ जाता है, गलती करके नहीं आनी है। ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए कौन है? ये है सेबी। सेबी, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब अगर मान लो आता है एज एन इंटरिम बॉडी, फॉर्म्ड एज एन इंटरिम बॉडी, तो फिर 1988 है। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। सो टेम्परेरी बॉडी के लिए जब बना है, वो बना 1988 अप्रैल में, अप्रैल 1988। और उसके बाद इसको लग गए कुछ साल परमानेंट होने में। और क्यों बना था? क्योंकि 1980s में स्कैम्स का एक दौर चला था, तो एक रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत थी। ठीक है, सेबी की ओपनिंग इतनी है बस। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी क्या है। तो आई विल ब्रेक इट डाउन टू वेरी सिंपल फॉर्म। सपोज एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, एक आपने ये पॉइंट लिख देना है। स्टॉक मार्केट को डेवलप करना, स्टॉक मार्केट को कंपैरेटिव बनाना, स्टॉक मार्केट को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप करना, लोग उसके बारे में जाने, उसको बेटर तरीके से यूज कर पाए। डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, एंश्योरिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। देखो सबसे ज्यादा जो नंबर है वो इन्वेस्टर का है। देयर आर 3 प्लेयर्स इन द मार्केट। एक प्लेयर है इशूअर, जो कंपनीज है जो कि इश्यू करती है, राइट। एक है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ये होते हैं मिडलमैन। और एक होते हैं इन्वेस्टर्स। सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है, जिनको सबसे ज्यादा लॉस हो सकता है, वो है इन्वेस्टर्स, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन सबसे कम होती है। बाकी लोग मार्केट का पार्टी है, ठीक है ना। ये सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इसको सेबी के हिसाब से एक गाइडलाइन मिलनी चाहिए। और ये भी, इसके भी फाइन बनते हैं अगर ये गलती करता है तो, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा वल्नरेबल ये है, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है मैल प्रैक्टिसेस। डिस्करेजिंग मैल प्रैक्टिसेस। अब मैल प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं, एक बार देखते हैं जरा। लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? जो अंदर की इंफॉर्मेशन होती है वो लोग लीक कर देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जब लोगों तक पहुंचती है तो वो उसका फायदा उठा के शेयर्स को पहले खरीद लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा कि डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, और डिविडेंड बहुत अच्छा डिक्लेयर हो रहा है, या सपोज हर 6 शेयर पे एक नया शेयर मिल रहा है, हर 10 शेयर पे 2 नए शेयर मिल रहे हैं, और वो एडिशनल मिल रहे हैं, सपोज ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है। और वहां पे सिर्फ ये इसकी एक रिकॉर्ड डेट होती है, यानी कि अंदर वालों को पता होता है, और फिर जब पब्लिक को पता होता है तो उसका पब्लिक फायदा नहीं उठा पाती। तो एक तरीके से लॉयल्टी के साथ जो शेयर्स को अपने पास रिटेन करते हैं उनको वो फायदा मिलता है। लेकिन मान लो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये इन्फॉर्मेशन किसी को बता दे, अंदर का कोई ऑफिशियल बहुत बड़ा बता दे, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का केस बनता है, और इसके अपने पेनल्टीज और इसके अपने वो रिपरकशंस होते हैं, वो फेस करने पड़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी को भी और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको भी। तो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। और एक होती है, इसको बोलते हैं
जिसको हम बोलते हैं प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या होती है? जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो शेयर मार्केट में किसी छोटी सी कंपनी के प्राइस को रिग कर देते हैं, यानी कि बहुत सारी उसको बाय कर लिया, उसके बाद फिर उसके प्राइसेस को ऊपर ले गए, 20 रुपए का शेयर को 100 पे ले गए, 100 पे एकदम से बेच दिया। जब बेचा तो उसके प्राइसेस क्रैश हो गए, और जो जिसने बेचारे ने 80-90 पे खरीदा होगा उसके तो बहुत नुकसान हो गई होगा। तो बेसिकली होता क्या है, ये प्राइस रिगिंग के केसेस होते हैं, ये ऑपरेटर्स करते हैं, ये भी अगर पकड़े जाए तो मेल प्रैक्टिसेस में काउंट हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या है कि जितने भी इश्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या इंटरमीडिएरीज हैं, वो अपने अपने काम प्रॉपर तरीके से करें और कोई भी मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो। तो ऑब्जेक्टिव्स आप देखोगे बहुत इजी हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, ensuring investor protection, discouraging malpractices like insider trading, price rigging, ensuring proper code of conduct. अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। सेबी के जो फंक्शंस हैं वो 3 तरीके के हैं। एक है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, एक है रेगुलेटरी फंक्शंस, और एक है, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस। अगर आता है सेबी एज वॉचडॉग, फॉर एग्जांपल अगर आता है सेबी एज वॉचडॉग, कमेंट सेबी एज वॉचडॉग कमेंट इन डिटेल, तो आपने सिर्फ ये 2 लिखने हैं, डेवलपमेंट वाला लिखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम मान लो 6 मार्कर आता है, तो आपने सिर्फ ये 2 लिखने, या कुछ ऐसा लिखता है विदाउट सेबी देयर विल बी नो प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल, या तो आसान हो गया। बट वॉचडॉग करके आता है या इस तरह कुछ आता है तो आप यहां पर इसको लिख सकते हो। अब प्रोटेक्टिव की बात आती है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, ये होता है। आपने देख लिया फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं, जैसे कि प्राइस रिगिंग होती है, जैसे कि फ्रॉडुलेंट लिखा है, ठीक है, फ्रॉडुलेंट FARAUDULENT। तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस जैसे कि प्राइस रिगिंग हो गया, और क्या हो गया, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया। ये जो है, ये प्रैक्टिसेस जो हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आ जाएंगे। उसके बाद आता है, देखो एक सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन की भी बात करी जा रही है यहां पे। अगेन वो रेपिटेशन है पुराना वाला, सेम चीज, कोड ऑफ कंडक्ट वापस से रिपीट हो गया, कुछ पॉइंट सिमिलर भी हैं, एंड वन मोर पॉइंट इज पेनल्टीज, इंपोजिंग पेनल्टीज। ये नया पॉइंट है, थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, इंपोजिंग पेनल्टीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कोई भी अगर अपने कोड ऑफ कंडक्ट से आगे जा रहा है, गलत कर रहा है, कोई उससे गलती हो रही है, तो वहां पे सेबी उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी, चाहे वो इशुअर हो, चाहे वो इंटरमीडियरी हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर पे भी लग जाती है पेनल्टीज अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं या गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 तरीके के प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं, ओके। एक एक फंक्शन को प्रॉपरली याद करना है। देन कम्स रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर हम देखेंगे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, और फिर हम ध्यान से देखेंगे इंस्टीट्यूशंस के नाम है जिनको कि सेबी रेगुलेट करती है, और रेगुलेट करने के साथ साथ रजिस्टर करती है, रजिस्टर एंड रेगुलेट करती है। तो हम उनके नाम देखेंगे तो उसके बाद फिर वापस से वो रिपीट होता जाएगा, रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। जैसे ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन हो गया इनका, किनका, ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स का। उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स टाइप की स्कीम होती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स वाली। म्यूचुअल फंड्स, अब बाकी तो सेम ही चलेगा, ऐसे लिख दोगे रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड्स हो गए, अंडर राइटर्स हो गए, इनका भी रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन हो गया।
टेक ओवर बिड्स है, कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, उसका भी रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन हो गया। लेविंग फीस, अगर कहीं पर भी फीस को लेवी करना है तो उसके लिए सेबी फीस लेवी करती है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों के फीसेस लगते हैं, बहुत सारी चीजों के, ठीक है, वो यहां पर आ जाएंगी, फीस आएंगी। ऑडिट, ऑडिटिंग हो रही है, कंडक्टिंग ऑफ ऑडिटिंग, कंडक्टिंग ऑडिटिंग, ऑडिटिंग जो है उनको भी हम इसके अंदर रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर लाएंगे, ठीक है ना। डूइंग ऑल, जो भी करना है वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लिमिट में करना है। Whatever you are doing, you have to do within the limits of Securities Contract Act. इसके बाहर नहीं जाना है आपने, ठीक है, आपको इसी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये बच्चों रेगुलेटरी हो गया। अब जरा डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। पहला डेवलपमेंट फंक्शन देख लेते हैं। पहली चीज है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज। देखो इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? ब्रोकर्स होते हैं। तो ब्रोकर्स की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, ताकि वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स को सेफ फील होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के पास जाना चाहिए और उन ब्रोकर्स की भी ट्रेनिंग समय समय पे होनी चाहिए ताकि वो बेटर डिलीवरी ऑफर कर पाए, ठीक है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ऑफर कर पाए। और एक चीज होती है, जैसे मान लो रिसर्च एंड पब्लिशिंग, समय समय पर रिसर्च होती है, तो आप देखो स्टॉक मार्केट भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, सेबी रिसर्च भी करती है और उसके बाद उस रिसर्च को पब्लिशिंग भी करती है। जैसे पीरियोडिकल्स हो गए, पीरियोडिकल्स होते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर टाइप की चीज होती है, लगातार छपती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक वीकली हो गई, मंथली हो गई, तो उनसे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट भी हम इंश्योर करें। कैपिटल मार्केट जो है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और वो तभी हो पाएगा व्हेन पीपल बिकम मोर अवेयर। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होगी, पब्लिशिंग होगी, लोग पढ़ेंगे, एक टेम्परामेंट डेवलप होगा, ज्यादा स्टडी होगी, तो उससे भी कैपिटल मार्केट डेवलप। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज, रिसर्च एंड पब्लिशिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन सेबी के खत्म हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी एज वेल एज फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से इसको करें क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ तो आने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है, ध्यान से इसको चैप्टर करेंगे।